हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है साइंस का चैप्टर। ठीक है, ये है साइंस का चैप्टर जो है ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, एनआईएस बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए। तो इसमें जो है बहुत ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, यानी परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या होती है और अणु क्या होती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही चर्चा करेंगे। साथ में हम डेल्टन की थ्योरी को भी पढ़ेंगे, इन्होंने जो है ऑटम्स को किस तरह विभाजित किया, और भी बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। The next topic is a molar mass. The mass of one mole of substance is called to the molar mass. Friend, what is a molar mass? The mass of one mole of substance is called to the molar mass. A substance may be an element or compound. Mass of one mole atom of oxygen mean to mass of 6.02 into 10 power 23 atom of oxygen. It is found that one mole atom or oxygen weight is 16 grams. When we say one mole molecules of oxygen, that mean to 10 6.02 into 1023 molecules of oxygen. One mole molecules of oxygen will be weight of 32 grams. Thus, mass of one mole of atom is oxygen is 16 moles minus 1, and mass of the one mole molecules of oxygen is 32 gram moles 1. दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है मोलर मास की जो है परिभाषा, यानी द्रव्यमान जो है आणविक द्रव्यमान जो है इसके बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा सिंपली बहुत इजी है। इसमें बताया गया कि जो मास है 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी एक ही मोल्स जो होता है किसी भी तत्व में मौजूद होती है तो इसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, आप अपना जो है बुक में भी है इसकी जो है परिभाषा जो है आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास हिंदी का है होगा बुक में सारी परिभाषा जो होगा कंसेप्ट साथ साथ मिलता रहेगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है और आप हिंदी में कर रहे हो तो इसका यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है। आपके पास जो बुक है उसमें भी देख सकते हो। दोस्तों, पता है साइंस में क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर जो है इंग्लिश का वर्ड लिख देता है और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो ऐसा कन्फ्यूज़न हमें नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर समझना है।
ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ों को आपको जो है गौर से समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, जब से कि हम अवगार्डो के जो है रूल रेगुलेशन के कांस्टेंट मान हमें पता ही है कि जो है 6.022 होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1023 के पावर में आ जाता है। तो इसी तरह से इसमें बताया गया कि ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन हम O2 अगर लेते हैं तो इसका 32 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मार्क्स जो है पहले दिया गया है 16 और उसके बाद 32 आपके समक्ष जो है प्रेजेंट किया गया है। When it is not clear whether we are asking for one mole of atom or one mole of molecules, then we take naturally form of that substance. For example, 1 mole of oxygen mean 1 mole of oxygen molecules as a oxygen occur in form of molecules in nature. In case of compounds, the same logic is applicable. For example, 1 mole of water mean 1 mole molecules of water which is a weight 18 gram. Numerical 1 mole of substance is equal to the atomic or molecular mass of that substance expressed in a gram. Remember, molar mass is a way expressed in the unit of gram upon moles or GMOL minus 1. For example, the molar mass of nitrogen 28 gram moles 1 and molar mass of chlorine is 71 grams mole. तो प्रोवाइड टू मोलिक्यूल्स एंड मोलिकुलर मास ऑफ फ्यू कंपाउंड सब्सटेंस। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उन्होंने जो है एग्जाम्पल को बताने की कोशिश किया है। जैसे आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो वाटर का होता है टोटल मोलिक्यूल्स मास अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में 2 होता है, ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन जो होता है 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मास अगर आपको पता हो तो 1 होता है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 16 होता है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 18 ग्राम आ जाता है। सेम इसी तरह से इन्होंने जो है नाइट्रोजन का बताया है, ठीक है, तो नाइट्रोजन को इन्होंने कैलकुलेट करके बताया, क्लोरीन को भी कैलकुलेट करके बताया है। आपको पता है क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है, यानी 35.5 होता है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 71 ग्राम आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही जो है आपके समक्ष जो है नाइट्रोजन को भी कैलकुलेट करके दिखाया गया है। आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होती है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का, तो वो कितना होता है 14, यानी 14 होता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 28 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है मोलर मार्क्स आप जो है किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान रहता है, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। जब भी आपका मोलर मार्क्स कहता है किसी भी चीज़ का तो याद रखना उसका सबसे पहले तो है द्रव्यमान याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 20 एलिमेंट का तो नाम आपके मुँह पर याद होना चाहिए, यानी जो है टिप्स पे रहना चाहिए। तभी जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल्स मार्क्स को जो है आप फॉर्मुलेशन कर सकते हो या उसकी गणना करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह जो है आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है। यहाँ पर जो है कुछ फार्मूला भी दिया गया है जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन 2 का दिया हुआ है 32, ठीक है, क्लोरीन का दिया हुआ, यानी सबके जो है फॉर्म के रूप में आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मार्क्स और मोलर मार्क्स दिया गया है, ठीक है, सेम ही है सभी का जो है मॉलिक्यूलर मार्क्स और जो है मोलर मार्क्स। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम करें क्या। तो इसे इसमें जो है ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है तो उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जो है 32 में कन्वर्ट किया गया है। क्लोरीन का आपको पता है कि 35.5 होता है, तो इसी तरह से जो है इसको डबल करके जो है 71 दिया गया है। ऐसे ही सभी का कैलकुलेशन करके जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो मोलिकुलर मार्क्स और मोलर मार्क्स में आपको जो है डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और भी चीज़ दिया गया है। देखिए दोस्तों, दोनों को अगर आप सेम ही बोलो तो कुछ इसमें बुराई नहीं है। बेशकली इसमें दिखाया गया है अलग अलग, बट दोनों का जो वैल्यू है काफ़ी पूरी तरह से जो है सेम ही है। तो आप याद रखना कि जो इसका जो होता है, चाहे मोलर मार्क्स हो या मॉलिक्यूलर मार्क्स हो, दोनों सेम ही रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और याद करना भी आपके लिए आसान रहता है। Let's come to the first example, 3.2. How many grams are there in a 3.5 mole of oxygen? Friend, let's giving to the 3.5 mole of oxygen. The calculation solution is for converted to mole into the marks in a gram and vice versa as we need to the relationship between two marks and mole. The molar mass of oxygen is
O2. So O2 is equal to 32 gram moles minus 1. Their number of gram of oxygen 3.5 moles of its. To represent as 3.5 moles oxygen is multiplied by 3.0 grams of mole. So total is calculate 112 grams of oxygen. It is a very simple. And next example is 3.3. Find out number of molecules in a 27 gram of water. The water is a H2O. Water is H2O. Most concept or provide relationship between two number of particles and their mass. This is a possible to calculate the number of particles in a given mass. The number of moles of H2O is equal to mass of water and molar mass of water. So molar mass water is 27 given, and H2O is a total molecular mass is a 18 gram moles. Represent is 1.5 mole. Friend, 1.5 moles since I moles of water is contained 6.022 into 1023 molecules. There is a simply represent as the 1.5 moles of water containing 6.02 into 1023 moles into 1.5 moles. The simply coming to the answer 9.03 into 1023 molecules of water. The friend, molecular mass is calculated very easy. You know, दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप जो हो किस प्रकार जो हो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कंफर्म कर सकती हो। तो इसके लिए जो है आपके समक्ष जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा दिया गया है और कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जो है पूछ ही लेता है। ये मेरा विश्वास नहीं 100% है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करने की आवश्यकता है। इसको नोट डाउन करके बार बार जो है इसी प्रकार के मॉलिक्यूलर मार्क्स लेके आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मार्क्स फाइंड आउट करना है कितना 27 ग्राम जल में। ठीक है, 27 ग्राम जो है जल में वाटर में आपको कन्फर्म करना है। तो आपको पता ही है कि इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्क्स ऑफ वाटर और मोलर ऑफ मार्क्स ऑफ वाटर। तो दोनों के लिए हम मोल्स कंफर्म कर लेंगे। तो आपको तो पता है कि 27 ग्राम दिया हुआ है और वो जल का जो होता है 18। अब सब पूछिएगा कि 18 कैसे होता है, तो मैं कई बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 दोनों मिलाकर कितना बनता है 18 बनता है। जब 18 आएगा तो आप इसको डिवाइड करोगे या काटोगे तो आपको 3/2 आ जाएगा और 3/2 का जो आपको क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो 1.5 मोल्स में आपको आ जाएगा। जब 1.5 मोल आ जाएगा तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कंटेनिंग कितने होते हैं अवगार्डो लॉ के अनुसार 1 मोल जो होते हैं आपको 6.02 मल्टीप्लाई 1023 मोल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि 1 मोल में कितने होते हैं 6.02 इंटू 1023। अगर हम इसको जो है 1.5 मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आपस में जो है मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आपको जो है 23 को कुछ जो 1023 है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है 6.02 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 9 कुछ समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। यही 9.03 1023 मॉलिक्यूल्स मार्क्स आ जाएगा जो कि आंसर होगा। और इस तरह जो है आप मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में आप जो है ज्ञात कर सकते हो, चाहे वो अमोनिया ले लो चाहे जो मर्जी ले लो, आपके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इससे आसान तरीका आपके समक्ष नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिटेन अ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फ्रेंड, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज ratings a chemical formulas of compounds. As you are aware, a compound is made of 2 or more than 2 elements combined in a defined to proportion by Marx law of concentration propositions. Thus, the number of combining atoms in the compounds is fixed. The elements are represented by their symbol H for a hydrogen and Na for a sodium. Similarly, a compound is also represented by a shorthand notations known as a formula or chemical formula. Their formula of compoundings indicate element constituting their compounds and the numbers of each constituent element. In other words, the formula of a compound also represents its chemical composition. Friend,
What is the chemical formula? Chemical formula is the shortest form of hydrogen is H. There is a chemical formula. The atom of element constituting a compound are indicated by their symbols and their number is indicated as a subscript on the right hand bottom of the symbol. For example, in the formula of water H2O, two atoms of hydrogen are indicated as subscript is 2. Well, oxygen is shown without written any subscript, which means that number of oxygen atom is just 1. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हम कैसे जो है केमिकल फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि केमिकल फार्मूला लिखना बहुत ही आसान भी रहता है और आपको इतने बड़े बड़े केमिकल के फार्मूला के नाम याद रखने से आसान तरीका भी रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत से लोग आपने पढ़े थे जो कि लॉ ऑफ कंसंट्रेशन प्रोविजन की भी पढ़े थे, सब में यही बात को जो है कुछ हद तक बताने की कोशिश किया गया था कि इसमें जो है हमारा एक कंपाउंड फिक्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिम्बोलिक जो है हम एलिमेंट को जो है तत्व को वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन का जो होगा वो होगा H से करते हैं डोनेटेड, और जो सोडियम होता है यानी इसका जो है Na रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस चीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक है। आपको पता ही होगा कि जब हम कुछ लिखते हैं या रिटर्न करते हैं इसके फार्मूले, तो इसको कहते हैं कि इसको हमेशा राइट हैंड बटम्स में देयर सिंबल रिप्रेजेंट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया है H2O, जहाँ पर बताया गया कि हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं। तो इस तरह से जो है हम सबस्क्रिप्ट 2 और जो है 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान बना देता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज valency and formulations. Friend, what is the next topic? Valency and formulations. Every element has a defined capacity to combine with the other elements. This combining capacity of element is called to the valency. What is the valency? The capacity of an element is called to the valency, means combining capacity. Combining capacity is any element that is called to the valency. You will learn very soon that this is a combining capacity or element depend on the electronic configurations. Friend, electronic configuration is most important because there is the balance of many electrons. So the table or some valency electron. Their valency electron is the element is the represent of hydrogen is a 1 valency, oxygen is 2 valency, carbon is 4 valency, nitrogen is 3 valency, chlorine is 1 valency, bromine is 1 valency, and iodine is 1 valency, and then phosphorus is 5 valency, and sodium is a 1 valency, magnesium is a 2, and calcium 2, aluminum 3, and iron 2, and bromine 2. सेम there is valency. मित्रों यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा बैलेंसी यानी जो है अवंध, कोई चीज़ में अवंध बनना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए कोई भी केमिकल जो है अपने आप में संतृप्त नहीं कर सकता है, ये आपको समझ होगा। बैलेंसी का अर्थ यही होता है कि हम दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दूसरे से हम शेयरिंग करते हैं। जब हम शेयरिंग करेंगे तब जाके जो है हमारा जो है कोश यानी कक्ष जो होती है ऑर्बिटल वो फुल होती है, और कोई जब ऑर्बिटल फुल हो जाएगी तो वो जो हो जाता है बैलेंसी, तब जाके जो है वो खतरनाक नहीं बनता है। मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि अधूरा चीज़ें जो होती है वो सदैव खतरनाक होती है, तो ये बात जो है यहाँ पर भी लागू होती है। मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ जो अनबैलेंस होगी वो सदैव ही खतरनाक होती है। रीजन्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा न्यूक्लियर विखंडन होता है, ठीक है, तो इसमें जो होता है ये अनबैलेंस रहते हैं, तो इनका जो है एक विस्फोटक शक्ति के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। इसलिए हर एक एलिमेंट का बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप
कहते हैं कि अगर जल को ही ले लो, अगर जल बनाया जाता है तो जल जो होती है एक बैलेंस फॉर्म में होती है। कैसे? ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, दोनों प्लस कीजिएगा 18 बनेगा। और 18 का जब आप किसी के कोश में यानी ऑर्बिटल में फिल करोगे तो क्या इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? क्या बनेगा? 2 8 कितना हो गया? 10 और प्लस 18 था ना, और 8 यानी 288 की जो है इसकी बैलेंसी बनेगी। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अत्यंत आवश्यक है एग्जाम के व्यू से। तो याद रखना दोस्तों, बैलेंसी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बैलेंसी दिया गया है आपके टेबल में, जिसमें हाइड्रोजन का 1 दिया गया, ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3। इसी तरह से जो है सारे एलिमेंट के, कुछ हद तक एलिमेंट के जो है आपके समक्ष बैलेंस जो है प्रेजेंट किया गया है। देखिए ये सारे चीज़ें जो होती है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट के से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपस में बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के जो है साझेदारी यानी आदान प्रदान, इसे हम संयुक्त अवंध कह सकते हैं, संयोजन अवंध कहते हैं हिंदी में, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़ने के लिए। सभी जो होते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं, अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो ये जो होंगे स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएंगे। इसके बेस पे जो है हम एकल बंध, द्विअवंध और त्रिअवंध के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। Mostly of the simple compounds are made of two elements. Mostly of the simple compounds are made of two elements. Such a compound are called binary compounds. What's called the binary compounds? What do you mean to binary compounds? Made of two elements. Made of two elements. It is easy to write a formula. Such a compounds when a metal combine with a non-metal. The symbols of metal elements written on the left hand side and that of the non-metal element are right hand side. If both are non-metal, be written more electronegatives element on the right hand side. In namings a compound, the first elements is written as such and the names of second elements more electronegative elements. Change its ending to IDE. For written to chemical formula, we have to written valency as shown below and then cross over to the valency of the combining atom. Formula of compounds resulting from a carbon and chlorine, hydrogen and oxygen, and hydrogen and chlorine can be written as follow. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो आपका जो है बाइनरी फ्यूज़न के बारे में बताया गया है, यानी जो नाभिक की जो विखंडन होती है बाइनरी फ्यूजन्स में वो बताई गई। इसमें बताया गया है कि दो जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं आपस में कंबाइंड करते हैं तब जाके ये बनाई जाती है। आखिर मैंने एक बात आपको बताया था कि जो कोई चीज़ अगर बैलेंस नहीं होती है तो वो काफ़ी खतरनाक सिद्ध होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों जो मेटल होगा, ठीक है, मेटल को जो हम लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो नॉन मेटल होता है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। कहते हैं कि दोनों के दोनों जो होते हैं मेटल हो या नॉन मेटल हो, बोथ आर द नॉन मेटल्स वी रिटन मोर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होती है। कहते हैं इस एलिमेंट को जो है राइट हैंड साइड लिखी जाती है और इनका नेमिंग देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो चेंज कर देते हैं, एंडिंग जिसका वर्डिंग होती है IDA से लिखी जाती है, जो कि कोई भी केमिकल फार्मूला लिखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें जो है बैलेंसी भी अपना कंबाइन एटम के साथ करता है। तो रिजल्टिंग जो होती है, जैसे कि आपके समक्ष जो है कुछ यहाँ पर डायग्रामेटिक कुछ समझाने की कोशिश किया गया है। इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिटर्न किया गया है। जैसे कि आपके समक्ष ही है, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के साथ कंबाइंड किया गया है, तो इसका जो बैलेंसी है 4 और 1 है। तो क्या बन जाएगा ये CH, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर CCl2 4 हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन है ना, तो इसमें सिर्फ C दे दिया है। चलो मिस्टेक प्रिंटिंग हो सकता है। उसी तरह से H2O दिया गया है, ये आपस में कंबाइंड करता है तो H2O बनता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, जिसकी बैलेंसी होगी 1 और 2 के साथ। उसी तरह से जो है HCl, यानी H और Cl के जब हम, क्योंकि दोनों की बैलेंसी 1 1 रहती है तो इसका फार्मूला जो है HCl बनेगा।
एज इट इज़ जो है हमारा आगे भी सेम ऐसे ही करके दिखाया गया है। तो इसको करने के लिए आपको जो है बैलेंसी पता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बैलेंसी नहीं पता होगा तो इसको करने में यानी रिटर्न ऑफ फार्मूला कंपाउंड शायद आप सक्षम नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जो इसका फार्मूला याद रखना कि CaO NCl के क्या होते हैं, NH3 का क्या होते हैं, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम व्यू से अगर आप इतना ही कर लोगे ना तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो होता है बुक से ही क्वेश्चन देते हैं, तो वो सिर्फ सिलेबस वाइज ही उठाते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की आवश्यकता उनको नहीं होती है। तो आपको जितना यहाँ पर शो दिख रहा है, आप जितने नज़र आ रहे हैं, उनको ही बैलेंस ही अब थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए और आपको जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। Thus, we can written formulas of various compounds if a non-element constituting them, and there is a valency. Valency is mentioned is depend on the electronic configurations and nature of the element. Friend, the depend on the valency is electronic configurations and nature of element. Sometimes an element shown more than one types of valency. We say element has a variable valency. What is called to the sometime is a show the then more than one types of valency. That is called to the variable valency. For example, nitrogen form a soluble oxide. Example, Na2O, Na2O2, Na2O3, Na2O4, Na2O5. If you take a valency of oxygen equal to 2, the valency of nitrogen is the oxide will be 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. Their valency are not away fixed. Similarly to nitrogen, phosphorus also show the valency 3 and 5 as reflected in compound PbBr3s and P2O5. In these compounds, there are more than one atoms. In such a case, number of atoms is indicated by attaching a numerical prefix in mono, di, tri, etc. is mentioned on table 2.5. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है कि हमारे समक्ष जो होता है, जो अणु संयोजन जो हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संयोजन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जो है अणुओं का बंध बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को इलेक्ट्रॉन बंधता कहलाता है। और इसको जो अगर वेरिएबल करना है तो यहाँ पर बताया जाता है कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ वैलेंसी होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि नाइट्रोजन को उसने बताया गया है कि इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 कहते हैं। इसी तरह से जो सारे बैलेंसी यहाँ पर जो है आपके समक्ष रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें कहते हैं जो ऑक्साइड बनती है 1, 2, 3, 4 बनती है और 5 बनती है। तो इस तरह से जो है आपकी बैलेंसी यहाँ पर बनाया गया है। कुछ केस में जो है आपको साथ जो है न्यूमेरिकल फेरिक्स में जो है आपको लगाना पड़ सकता है मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा वर्ड, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप हिंदी में बेशक लिख करोगे, लेकिन आपको जो है मोनो, डाई, ट्राई, एक्सेट्रा ये सब चीज़ें जो होती है बड़े कन्फ्यूज़न हिंदी में लिखना होता है। तो आप इंग्लिश के वर्ड में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो इंग्लिश में लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एग्जामिनर भी इसको गलत नहीं मानता है। तो ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक टेबल दी गई है। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है मोनो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, डाई लगा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्राई लगा हुआ है तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, यानी टेट्रा लगा हुआ है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और पेंटा लगा हुआ है तो डाइट्रोजन्स पेंटा ऑक्साइड। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको जो है इसका नामकरण करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो इसको अगर और से समझना है तो इसको जो है मैं जो +2 के जो सिलेबस रिलीज़ करूँगा तो उसमें मैं इसको और भी अच्छे से जो है केमिकल फार्मूला के बारे में बताऊँगा, तो आप वहाँ से भी इसको जो है ज्ञान प्राप्त कर सकती हो। ठीक है, चाहे CBSE के जब कराऊँगा नोमेनक्लेचर्स तो उसमें भी इस बात का मैं रिप्रेजेंट करूँगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। Here you would be notice that O or A at the end of the phrase is often droplet before the another vowels. Example, monoxide, pentoxide. Friend, there is a
Voles is a monoxide and pentoxide. There is a no gap between two numerical ferrics and their name of the element. The ferric mono is usually droplet for the first element when hydrogen is the first element in the formula. No ferric is the added before hydrogen irrespective of number. For example, the compound H2S is named as hydrogen sulfide and not as a hydrogen sulfide. Thus, we have seen that written formula of vanillary compound is relative easily. However, when we have to be write a formula of a compounds which involves more than two elements of poloatomic molecules, it is a somewhat a cumbersome task. In the following section, we shall consider formulation of more difficult compound. दोस्तों यहाँ पर एक बात बताई गई है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको एक नोटिस दी गई है जिसको बताया गया कि जहाँ O और A, आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जैसे कि हम O लगा रहे हैं तो पेंटो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, हमें पता है कि मोनो जो है हमने नोमेनक्लेचर्स के लिए हमने यूज़ किया था और पेंटो ऑक्साइड यानी OX यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है इसमें कोई भी नोमेरिकल्स करते टाइम इसके नेमों में जो है गैप नहीं दी गई है। तो ये जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है जो कि एक अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी हुआ है। यहाँ पर जो है फार्मूला अगर बैनरी कंपाउंड के लिए लेते हैं तो ये बहुत ही ईजिली जो है इसको ड्रॉप इट किया जाता है। ठीक है, इसमें पोलोटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, समवट इज अ कंपैरिजन टास्क रहती है। आगे हम देखते हैं कि इसके में और हमारे लिए कौन कौन सी डिफ़िकल्टी यहाँ पर शो की गई है और कैसे हमें करने की आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। You will be learn later on that there are basically two types of compounds, covalent compounds and ionics are electrovalent compounds. H2O and NH3 are covalent compound. NaCl and MgO are ionic compound. An ionic compound is made of two charges constantly, one positively charged and other is negatively charged. In the case of sodium chloride, there are two ions, Na positive and chlorine is a ions. Charge of this ion case is electrovalent compound is used written a formula. It is easy to retain formula of ionic compound only if there is one metals and one non-metal, as in the case of sodium chloride and magnesium oxide. If there are more than two elements in the ionic compound, formulation will be a little difficulty, and that is the situations we should be now charge of cations and ions. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको जो है क्लियर बताई गई है कि हमारा जो होता है बेसिकली जो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंपल एग्जांपल अगर कोवलेंट कंपाउंड के आप लोगे तो इसमें जो है H2O और NH3 के रूप में प्रेजेंट होगा, यानी वाटर अमोनिया जो होगा प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप आयनिक कंपाउंड लेते हो तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अब देखिए सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या डिफ़िकल्टी है, ठीक है, या H2O में और सोडियम क्लोराइड में क्या डिफ़िकल्टी है। दोनों की दो आयन से बने हैं बट थोड़ा इसमें डिफरेंसी है जो देखने को मिलता है आपको। कहते हैं कि इसमें कंपाउंड जो मेड है टू चार्जेस से दोनों ही बने हैं, लेकिन वन पॉजिटिव चार्जेस होता है और दूसरा जो होता है नेगेटिव चार्जेस होती हैं। जैसे आप सोडियम क्लोराइड को ही ले लो, ठीक है, इसमें जो है आपको जो है सोडियम जो होगा प्लस में होगा और क्लोरीन जो होगा नेगेटिव में होगा। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जाने का इसका क्या मतलब होता है, क्या रीजंस होते हैं। आपको पता है कि इसमें जो होता है वैलेंसी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो देता है वो सदैव पॉजिटिव में होता है और लेने वाला सदैव नेगेटिव में होगा, यानी जो गेन करता है वो नेगेटिव में चला जाएगा और जो गिवन करता है यानी लॉस करता है अपना इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव में होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिए
जो आपको समक्ष प्लस में होता है उसे कैटायंस कहते हैं, जो नेगेटिव होता है एनायंस कहते हैं। तो इसको समझना अत्यंत आपके लिए सरल हो जाता है। ठीक है, इसमें जो जैसे कि आप देख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड में जैसे सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो इसमें जो होगा एक मेटल होगा और अदर जो होगा नॉन मेटल फॉर्मेशन में होगी, तब जाके आयंस बनती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहता है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। Next topic is formation of ionic compounds. There is ionic compounds. Formation of ionic compound is easy when we know charge of cations and ions. Remember, on ionic compound, sum of charge and cations ions should be equal to the zero. A few examples of cations and there is charge are provided in a table 3.6. Friend, see this table. The chlorine ion is a chlorine negative and potassium is a positive. There is some other example, nitrate, hydroxides, acetates and other more example. Show this table. Suppose you have write a formula of sodium sulfate, which is made of sodium is positive and sulfate is negative ions. For this is a positive and negative charge can be cross over to gives a subscripted. Therefore, of this crossing over to the charges is to be find the number of ion required to equate of number of positive and negative charge. दोस्तों उसी बात को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है कि सोडियम में जो है 2 है और जो है आपका जो सल्फर में है जो है सल्फर डाइऑक्साइड में 1 है। तो जब इनको क्रोसिट किया जाएगा तो इसका जो एक्चुअली वैल्यू बनेगा वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट की जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो एक्चुअली में क्या बनेगा, सोडियम का 2 और सल्फर डाइस का 1 था, तो इसी तरह से Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कहते हैं जो इनबैलेंसी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस वाले को जो है 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस वाले को 2 से। ठीक है, जब इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो ये 0 जो है वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह जब 0 रिप्रेजेंट करेगा तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का अर्थ तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये अनबैलेंस नहीं रहेगा और ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होना किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी मतलब केमिकल के लिए संभव होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तो ये बहुत ही विनाशकारी होता है, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। Now it is clear that digit showing a charge of cations going to the ions and digit of showing the charge of anions goes to the cations. For return to formula of calcium phosphate, we take a charge of each ion into the considerations and return to formula is a discussed above. Written formula of a compound come only by practice. Therefore, return to formula of as a many ionic compound as a possible based on the guidelines given below above. इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाल सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाल सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।